हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ PBMKU सेमेस्टर 2 माइनर सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 आपने अब तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, समूह यानी ग्रुप की परिभाषा और उसकी विशेषताएं और उसका प्रकार बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आंसर में हम परिचय लिखेंगे। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेले नहीं रह सकता क्योंकि उसकी आवश्यकताएं, भावनाएं और विकास समाज के लिए संभव नहीं है ना। कोई भी मनुष्य अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, परस्पर संवाद रखते हैं, समान उद्देश्य रखते हैं और सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, तो उस संगठित समूह को हम समाज शास्त्रीय समूह कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं समूहों से मिलकर समाज बनता है। ठीक, अब देखिए परिभाषाएं तो अलग अलग समाजशास्त्री आए थे और उन्होंने परिभाषा दिया था। तो मैकी और ग्रूज इनके अनुसार समूह वह इकाई है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। यानी ग्रुप वैसा एक इकाई है, संस्था है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और अपना काम करते हैं, जैसे टीम हो गया। ठीक है ना। तो गिलीन के अनुसार समूह उन व्यक्तियों का संगठन है जिनके बीच में परस्पर संपर्क, समानता और एकता का भाव होता है। ठीक, मुख्य विशेषताएं समूह की क्या कहें, देखिए सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है ना। समूह में कम से कम दो तो व्यक्ति होने ही चाहिए, है ना। अकेला व्यक्ति समूह नहीं बना सकता। पारस्परिक क्रिया यानी समूह के सदस्य एक दूसरे से संपर्क और संवाद करते हैं। समान उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम समूह बोलेंगे। जैसे सभी सदस्यों का लक्ष्य एक जैसा होता है, कोई शिक्षा या फिर खेल सेवा आदि, जैसे कि प्लेयर्स का टीम हो गया तो वो भी ग्रुप का एग्जाम्पल है। ठीक है, हम की भावना होनी चाहिए, है ना। समूह में हम का भावना होना चाहिए, मैं का नहीं। नियम और अनुशासन होना चाहिए। प्रत्येक समूह अपने अपने नियम के अनुसार चलता है। स्थायित्व यानी कुछ समूह अस्थायी रहते हैं, जैसे खेल दल, खेल खत्म तो उन समूह का भी जो समूह है वो भी टूट जाता है। ठीक है, और कुछ स्थायी होते हैं जैसे परिवार। ठीक, एकता और सहयोग तो सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। अब देखिए प्राथमिक समूह के अब देखिए समूह के जो प्रकार होते हैं, है ना। समूह के ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए पहला होता है प्राथमिक समूह। इसमें यह व्यक्ति के जीवन का प्रथम समूह होता है। ठीक है, जिसमें आत्मीयता, स्नेह और प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, जिसमें प्रेम का भावना और प्रत्यक्ष संबंध होता है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे परिवार, मित्र का समूह, ये सब हो गया प्राइमरी ग्रुप। द्वितीय ग्रुप यानी सेकेंडरी ग्रुप, तो इनका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। ठीक है ना, विशेष उद्देश्य के लिए हुआ, जैसे कि ये औपचारिक होता है, सीमित और उद्देश्यपूर्ण होता है ना। जैसे ही उद्देश्य खत्म तो ये ग्रुप भी खत्म हो जाते हैं, जैसे विद्यालय, संस्था या सरकारी विभाग का कोई ग्रुप हो गया। ठीक है, अब देखिए अब होता है औपचारिक ग्रुप यानी फॉर्मल ग्रुप, तो जिनके अपने नियम होते हैं, पद होते हैं, अधिकार होते हैं और दायित्व निश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे कि सेना हो गई, सरकारी संगठन, तो ये सब हो गए औपचारिक समूह। और उसके बाद होता है अनौपचारिक समूह, जिसे स्वाभाविक रूप से बनते हैं। इनमें नियमों की बाध्यता नहीं होती है ना, नियम नहीं होता। जैसे कि दोस्तों का समूह हो गया या साथ में काम करने वाले इंसान, तो इनके आपस में कोई नियम कानून होते हैं क्या, नहीं होते हैं। ठीक है, अब संदर्भ समूह भी होते हैं यानी रेफरेंस ग्रुप, तो वह समूह जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार, अपनावे या आदर्शों का मार्गदर्शन लेता है। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, यानी संदर्भ ग्रुप क्या है, संदर्भ समूह क्या है। ठीक है, देखिए समाज में व्यक्ति अक्सर अपने व्यवहार, सोच और मूल्यों को किसी विशेष समूह से तुलना करता है या उसी के अनुरूप ढलता है। यह ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति अपने आचरण की दिशा या मानक तय करता है। ठीक है, वो संदर्भ समूह कहलाता है, किसी का संदर्भ लेके, है ना। तो इनकी परिभाषाएं देखिए रॉबर्ट के मटन के अनुसार संदर्भ समूह वह है जिसके मानक और मूल्य किसी व्यक्ति के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि उससे जो है वो जो ग्रुप बना वो किसी के लिए मार्गदर्शन बन गया। ठीक है, देखिए प्रकार तो संदर्भ समूह के प्रकार होते हैं। पहला होता है सदस्य समूह यानी मेंबरशिप ग्रुप। ठीक है, जिसमें व्यक्ति वास्तव में सदस्य होता है, जैसे परिवार, विद्यालय, ये सब हो गए मेंबरशिप ग्रुप में आ गए। ठीक है, असदस्य समूह यानी नॉन मेंबरशिप ग्रुप, तो ये हो गया जिसमें व्यक्ति सदस्य नहीं होता लेकिन उससे प्रेरणा लेता है, जैसे फिल्मी सितारे या उच्च वर्ग, है ना। कोई लोग जो है फिल्मी सितारे को अपना आदर्श मानते हैं, है ना, या किसी सेलिब्रिटी को, तो वो हो गए असदस्य समूह। ठीक है, और होता है सकारात्मक संदर्भ ग्रुप, है ना, यानी जिससे व्यक्ति उसके समान बनने की प्रेरणा लेता है ना। जैसे कि किसी का आदर्श हो गया, कोई महान एक शिक्षक है या कोई महान साइंटिस्ट या कोई महान पीएम, तो
वो अपने लोग जो है उन्हें आदर्श मानते हैं, ठीक है, अपने आप को उनके ग्रुप में मानते हैं। तो ये हो गए आदर्श यानी सकारात्मक संदर्भ ग्रुप, ठीक है। नकारात्मक ग्रुप जैसे व्यक्ति अपने को अलग रखने का प्रयास करता है, जैसे कोई शराबी है तो उनसे हम लोग दूर रहने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये हो गया नकारात्मक संदर्भ ग्रुप। अब देखिए महत्व क्या है, यह व्यक्ति को आदर्श व्यवहार की प्रेरणा देता है, वह स्वयं मूल्यांकन का आधार बनता है, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सहायक और समाज में समानता और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और समानता दोनों को जन्म देता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है स्थिति अर्थात स्टेटस और भूमिका का क्या अर्थ है, ठीक है। तो परिचय देख लीजिए। हर व्यक्ति समाज में कोई ना कोई स्थान रखता है तो उसे स्टेटस कहते हैं। किसी बोलते हैं ना कि उसका स्टेटस क्या है समाज में, है ना। उस स्थिति के अनुसार व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं, ठीक है। तो उसका क्या स्थान है समाज में, है ना, तो ये स्टेटस कहलाता है। लेकिन उसका व्यवहार क्या है, इसको भूमिका बोलते हैं, रोल। जैसे समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों का संबंध अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। देखिए परिभाषा, तो लिंटन के अनुसार स्थिति समाज में व्यक्ति की उस स्थिति को कहते हैं जो सामाजिक ढांचे में उसे प्राप्त होती है ना, मतलब उसका स्टेटस क्या है समाज में, ठीक। और पार्सन के अनुसार भूमिका वह व्यवहार है जो व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार करता है, ठीक है। मतलब कोई डॉक्टर है तो उसका क्या दायित्व है कि वो सेवा करे, लोगों की उपचार करे, है ना। तो ये उसकी भूमिका हो गई, लेकिन उसका स्टेटस क्या है, वो डॉक्टर है। तो ये समाज में स्टेटस हो गया, और भूमिका यानी कि अपने स्टेटस के अनुसार वो क्या कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए स्थिति के प्रकार, स्टेटस के प्रकार क्या क्या हो गए। पहली हो गई जन्मजात स्थिति, है ना, जो जन्म से मिलती है, जैसे जाति, कौन किस जाति का होगा ये जन्म से निर्धारित होता है ना, लिंग हो गया और परिवार हो गया। अर्जित स्थिति यानी हम लोग कुछ कमाते हैं तो ये परिश्रम, शिक्षा या योग्यता के आधार पर प्राप्त होती है, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस अधिकारी, ये सब। अब भूमिका, तो भूमिका देखिए प्रमुख भूमिका यानी सेंट्रल रोल इसमें आते हैं, समाज में मुख्य जिम्मेदारी निभाने वाली भूमिका। गौण भूमिका यानी सहायक भूमिका, ठीक है, ठीक। और देखिए अपेक्षित यानी समाज की उपेक्षा के अनुसार व्यवहार, जैसा समाज चाहता है वैसा ही व्यवहार करना, मतलब व्यवहार जो करते हैं वो उपेक्षित भूमिका हो गई। वास्तविक यानी व्यक्ति द्वारा वास्तविक व्यवहार। और स्थिति और भूमिका में क्या संबंध है, देखिए स्थिति व्यक्ति को सामाजिक पहचान देती है, जबकि भूमिका उसे क्रिया करने की दिशा, ठीक है। सामाजिक पहचान जो है स्टेटस कहलाता है, और वो क्या काम करता है ना, तो वो उसकी भूमिका हो गई। स्थिति जो है अस्थायी होता है और भूमिका बदल सकती है, ठीक है। एक व्यक्ति की एक से अधिक भूमिकाएं हो सकती है। उदाहरण, एक शिक्षक विद्यालय में शिक्षक है पर घर में पिता, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृति, सभ्यता और व्यक्तित्व के बीच संबंध क्या है वो उसका विश्लेषण करना, ठीक है। तो संस्कृति और सभ्यता और व्यक्तित्व समाजशास्त्र के 3 प्रमुख तत्व हैं, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, ठीक है। संस्कृति, सभ्यता और व्यक्तित्व ये अलग अलग तो है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए। कैसे? संस्कृति का मतलब क्या होता है, देखिए संस्कृति वह संपूर्ण जीवन शैली जिसमें व्यक्ति के विचार, मूल्य, परंपरा, नैतिकता और आचरण सम्मिलित है। सभ्यता का अर्थ क्या होता है? सभ्यता सांस्कृतिक का भौतिक रूप है, जैसे तकनीक हो गई, आवास यानी घर, भोजन, वस्त्र, परिवहन, ये सब सभ्यता में आ गया। और व्यक्तित्व व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का संयोजन, ठीक है। तीनों का संबंध तो देखिए, संस्कृति व्यक्तित्व को दिशा देती है ना, किसी की संस्कृति के अनुसार ही व्यक्तित्व होता है, ठीक है। सभ्यता व्यक्तित्व को साधन प्राप्त करती है। सभ्यता क्या हो गया, देखिए सभ्यता तो ये तो होता है जैसे तकनीक आजकल का टेक्निक जो है, घर, कपड़े, भोजन और परिवहन यानी आने जाने की सुविधा। तो सभ्यता क्या है? व्यक्तित्व को साधन देती है ना, हेल्प करती है। व्यक्तित्व संस्कृति और सभ्यता दोनों का परिणाम है। अगर व्यक्तित्व जैसा रहेगा वही तो फॉलो करेगा संस्कृति या सभ्यता को, ठीक है। संस्कृति बिना सभ्यता अधूरी है और सभ्यता बिना संस्कृति के कोई योग्य नहीं है, ठीक है। अब निष्कर्ष लास्ट में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं ना, जो सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज को प्रभावित करता है। भौगोलिक कारक हो गए, आर्थिक कारक भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारक, धार्मिक और नैतिक कारक, शैक्षिक कारक और तकनीकी कारक। तो ये सब हो गए, ठीक है। अब देखिए ये रहा कुछ यूनिट 4 का क्वेश्चंस। तो प्रश्न नंबर 7 है सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज क्या है, इसके प्रकार बताना है, पैटर्न और कारकों के बारे में बताना है, ठीक है। तो पहले भूमिका यानी प्रस्तावना भी हम लिख सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो समाज के ढांचे, संस्थाओं, मूल्यों, आदर्शों, रीति रिवाजों और मानव व्यवहारों में परिवर्तन लाती है, ठीक है। समाज में स्थिर नहीं होता, यह निरंतर गतिशील रहता है, ठीक है। समाज कभी भी स्थिर नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है।
समय, परिस्थितियों और तकनीकी प्रगति के अनुसार समाज में धीरे धीरे या तीव्र परिवर्तन भी आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए। तो M.E. जॉन्स, वो सोशलिस्ट थे, उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है सामाजिक संरचना और उसके कार्यों में स्थायी परिवर्तन। ठीक है, मैकवेल और पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज के संबंधों और संस्थाओं के संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन से। और डेविस के अनुसार जब समाज के मूल्य, दृष्टिकोण और संरचना में परिवर्तन आता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए सोशल चेंज के कितने टाइप्स हैं, यानी प्रकार कितने कितने। तो देखिए पहला तो है धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन, है ना, जिसको कि हम लोग इवोल्यूशनरी चेंजेस बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक लंबी अवधि में होने वाला परिवर्तन है ना, जब धीरे धीरे समाज में बदलाव आए, जैसे कि पारिवारिक कृषि समाज से औद्योगिक समाज के विकास। जैसे बरसों से वो फैमिली जो है कृषि का काम, किसानी का काम से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी जो आने वाले जनरेशन है उन्होंने अपना काम कृषि को छोड़कर औद्योगिक समाज की ओर अपना काम झुका लिया। ठीक है, वो करने लगे, तो हो गया ये धीरे धीरे आए बदलाव। ठीक है, अचानक या क्रांतिकारी परिवर्तन ये तेजी से होता है, जैसे कि समाज की संरचना एकदम बदल जाती है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, ये सब क्रांति हुई थी। ठीक है, योजनाबद्ध परिवर्तन यानी प्लान्ड तरीके से चेंजिंग लाना, यह सरकार या किसी संस्था द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया परिवर्तन होता है। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं सरकार लाते हैं, साक्षरता यानी साक्षरता अभियान चलाया गया ताकि सबको शिक्षा का अधिकार मिल सके और सभी उसमें भागी हों। महिला सशक्तिकरण योजना, तो ये सब प्लान करके चेंजिंग लाया गया सोसाइटी में। ठीक है, आयोजित परिवर्तन भी होता है, यानी अनप्लान, जैसे प्राकृतिक आपदाओं से हो जाता है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, महामारी, तो पूरा सामाजिक घटना जो है बदल जाती है। ठीक है, अब सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या क्या है ना, सामाजिक परिवर्तन तो होती है, उसका कारण क्या है। पहला है भौगोलिक कारण, जैसे कि कोई आपदा आ गई है ना। प्रौद्योगिक कारण है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल, औद्योगिक क्रांति, तो ये सब से भी तो समाज में बदलाव हुआ है। पहले के ज़माने के लोग कुछ और थे और अभी कुछ और है। ठीक है, सांस्कृतिक कारक यानी कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, और शैक्षणिक कारक यानी शिक्षा व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण और व्यवहार को भी बदल सकती है। ठीक, पांचवा है राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, आर्थिक कारण भी है ना, पहले इंसान अमीर था, मतलब पहले इंसान गरीब था और अमीर बन गया, या गरीब से अमीर, तो इसमें भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। धार्मिक और नैतिक कारण, ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन ने समाज को नई दिशा दी, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब। अब सामाजिक परिवर्तन के पैटर्न क्या क्या है, तो देखिए रेखीय परिवर्तन है, यानी समाज निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहता है। दूसरा है चक्रीय परिवर्तन, यानी समाज परिवर्तन और पुनरावृत्ति के चक्र में चलता है। ठीक है, गति रुकावट पैटर्न, यानी कि समाज में कभी प्रगति होती है तो कभी गिरावट आ जाती है। तो ये सब रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है सामाजिक नियंत्रण क्या है, इसके प्रकार और माध्यम और एजेंसियाँ क्या क्या है। तो देखिए समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है कौन, सामाजिक नियंत्रण करता है, ये सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, तो इस उद्देश्य के लिए समाज विभिन्न नियम, मूल्य और संस्थाओं का उपयोग करता है। ठीक है, समाज का जो व्यवस्था है उसमें डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए और नियंत्रण करना आवश्यक होता है। ठीक है, रोज के अनुसार सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को मानकों के अनुसार ढालता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, किम्बेल के अनुसार सामाजिक नियंत्रण वे सभी साधन हैं जिनसे समाज अपने व्यक्तियों के व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। और टाइप्स देखिए इसके क्या क्या है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, यह नियंत्रण परिवार, यानी कि इसमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं होता। ठीक है, जैसे परिवार हो गया, धर्म, परंपरा, लोकमत, रीति रिवाज आदि के माध्यम से, तो इसका कोई लिखित नियम नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल परिवार के बुजुर्गों का मार्गदर्शन, समाज की निंदा, सराहना, ये सब है। औपचारिक, जिसका कि यह सरकार, कानून, न्यायालय, पुलिस जैसी संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है, इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना होता है। ठीक, माध्यम, अब मीन्स क्या है सोशल चेंजेस का, धर्म हो सकता है कारण, है ना, शिक्षा, लोकमत, कानून और परिवार। अब एजेंसियाँ कौन कौन से, यानी कि समाज में कंट्रोल कौन कौन करती है, देखिए परिवार हो गए, विद्यालय, धर्म और धार्मिक संगठन, राज्य और कानून, मीडिया और जनमत। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण के बीच में क्या अंतर है, उसको स्पष्ट बताना है। तो देखिए सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण, तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण दोनों समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक समाज को गतिशील बनाता है, दूसरा स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, दोनों में संबंध क्या है, तो देखिए सामाजिक परिवर्तन समाज में नवीनता यानी नयापन लाता है, जबकि सामाजिक नियंत्रण परिवर्तन को दिशा देता है। ठीक, परस्पर प्रभाव, यानी सामाजिक परिवर्तन होने पर नियंत्रण के नए रूप विकसित होते हैं, जैसे तकनीकी परिवर्तन के साथ साइबर कानून का भी निर्माण हो गया, है ना। संतुलन बनाए रखने, यानी अत्यधिक परिवर्तन से अव्यवस्था आ जाती है,
तो वहीं अत्यधिक नियंत्रण से समाज ठहर जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संस्कृति में परिवर्तन होते हैं तो पुराने नियंत्रण तंत्र अप्रभावी हो जाते हैं, जो कि नए विकसित करने पड़ते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधनों का वर्णन करना है ना। तो देखिए, इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। ठीक, तो समाज में एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। ठीक, इसके लिए समाज विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है। मुख्य साधन कौन कौन से? धर्म हो गया है ना, धर्म व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। दूसरा हो गया शिक्षा, तीसरा हो गया लोकमत, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन, चौथा कानून, पांचवा परिवार, छठा धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं। ठीक है, तो ये रहा कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 माइनर सोशियोलॉजी का। पार्ट 1 आपने अब तक नहीं देखा, जल्दी से जाकर देख लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।